नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह 7 बजे की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा। 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक चलेगी पदयात्रा। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 210। सेना के नेतृत्व में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। वहीं उत्तराखंड में अब तक 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को बचाया गया। मानसूनी बारिश से देश के कई हिस्सों में हाल बेहाल। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश पर रेड अलर्ट किया जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल किए, उम्मीदवारी हुई सुनिश्चित। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर की नजर पदक की हैट्रिक पर। आज 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल खेलने उतरेंगी मनु। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हुआ टाई। रविवार को खेला जाएगा दूसरा वनडे। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ की ओर से आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन देश में 75 साल बाद हो रहा है। कल से शुरू हो चुका ये सम्मेलन आगामी 7 अगस्त तक चलेगा। इस साल सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए टिकाऊ कृषि की तत्काल आवश्यकता से निपटना है। और चलिए अब आइए देखते हैं इस सम्मेलन पर हमारे संवाददाता धीरज कुमार की बेहद ही खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के पूसा का राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर, जहां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवार्षिक सम्मेलन 2 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक आयोजित है। आयोजन में 75 देशों के कृषि अर्थशास्त्री, शोधार्थी और कृषि में नए प्रयोग से जुड़े युवा पेशेवर शिरकत करेंगे। टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की दिशा में परिवर्तन थीम पर आधारित कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 65 सालों बाद भारत में आयोजित हो रहा है। कृषि अर्थशास्त्रियों के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 प्रतिभागी हैं, जो 750 प्रतिभागी विदेशों से हैं। 75 देशों से इस प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं और हमारे देश से इंडस्ट्री भी है, यंग रिसर्चर्स भी हैं और हर तरह के जो शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस हैं, सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का थीम है कि हम किस तरह से सतत कृषि विकास की ओर आगे अपनी कृषि को बढ़ाएं। सम्मेलन में दुनिया भर से भारत आए शोधार्थी कृषि शोध पर अपनी राय रखेंगे। भारतीय शोधार्थी भी कृषि में हुए नवाचार, टिकाऊ प्रगति और भारत की कृषि प्रगति की रूपरेखा दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली में प्रगति शुमार है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर जोर देना है।
और वहीं अब बात करते हैं केरल की, जहां वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मंगलवार तड़के आई इस प्राकृतिक आपदा के 4 दिन बाद भी बचाव दल ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्रों और सेल फोन से जीपीएस का उपयोग किया जा रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक बढ़कर 210 हो चुकी है। कलपेट्टा के सार्वजनिक शमशान में बीते कल 3 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। जिले में 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों को रखा गया है। बचाव अभियान को गति देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और राहत कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा विशेष सेंसर और रडार की भी मदद ली जा रही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केरल के वायनाड से नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे, सीधा होने का रुख करेंगे। नीरज, जिस तरीके से ये पूरी आपदा, ये प्राकृतिक आपदा जिसने करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं, फिलहाल अगर देखा जाए तो अब किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहाँ पर टीमें किस तरीके से वहाँ पर लगातार कोशिश कर रही हैं, लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें कि मुंडगई का जो इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला था, जहां लैंडस्लाइड ने हिट किया था, उस पूरे इलाके को 6 जोन में बांटा गया है और 6 जोन में अलग अलग जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। अच्छी बात है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है और इसी कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई है। दूसरी, अभी आप देखें कृतिका के बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी मिसिंग हैं। 200 से ज़्यादा संख्या ऐसी है जिन लोगों को अभी ढूंढना बाकी है, वो मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर कल रात का हम बात करें, रात के 9 बजे तक 205 लोगों की जो डेथ है आधिकारिक रूप से, जिसकी पुष्टि सरकार के द्वारा की गई है, वो हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपदा बहुत बड़ी है और यही कारण है आप देखें कि एनडीआरएफ हो, सेना हो और इसके अलावा जो तमाम रेस्क्यू में जो जुटी हुई जो टीमें हैं, चाहे राज्य सरकार की टीमें हों, वो भी लगातार कोशिशें कर रही हैं कि आपदा की इस घड़ी में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्च अभियान है तेज़ी के साथ किया जा सके। आपने देखा भी था कि कल किस तरीके से जो बैली ब्रिज है वो सेना के द्वारा बनाया गया था, उसकी बड़ी कह सकते हैं कि एक ज़रूरत थी और सेना ने 16 घंटे अंदर दिन रात काम करते हुए उस बैली ब्रिज को बनाया, जिसके बाद बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं और जो बड़े बड़े जो कटर है जो बिल्डिंगों को काट के अगर कहीं बॉडी पड़ी है या अगर कोई संभावना है बचने की तो निकालने की कोशिशें करते हैं। और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन आपदा इतनी बड़ी है, मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा, सरकार का भी ये कहना है और रेस्क्यू करने वाले लोगों का कहना है। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन आपदा की इस घड़ी में जो तमाम राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो लोगों के साथ खड़ी हुई है और कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता की जा सके। 10,000 से ज़्यादा लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं। इसके अलावा जो इफेक्टेड एरिया के जो लोग थे उनकी संख्या भी करीब 1,500 से 2,000 है, जो 17 कैंपों में उनको रखा गया है, जहाँ खाने पीने, दवाइयाँ, इन तमाम चीज़ों की जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन, अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सुबह तेजी आई है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हमारे साथ साझा करते रहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो केरल के वायनाड की क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये हमारे सहयोगी ने बताया। इसी के साथ अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो पिछले 2 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुई है और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मंडी जिले के रामवन में बीते कल 2 बच्चों के शव बरामद किए गए और इन घटनाओं में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आई इस आपदा से 65 घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह शिमला के रामपुर के समीप आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज पहुंचे और प्रभावित इलाके का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है।
और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में रामपुर से हमारी सहयोगी हेमलता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हेमलता, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? बिल्कुल कृतिका, हिमाचल प्रदेश में जो आपदा 31 जुलाई को आई है, उसके बाद अगर हम बात करें रामपुर के साथ लगते समेज क्षेत्र की, तो समेज क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। 50 से ज़्यादा लोग उस दौरान लापता हो गए थे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चल रहे सर्च ऑपरेशन में ख़राब मौसम कहीं ना कहीं बाधा बनता जा रहा है। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच अगर बारिश होती है तो निश्चित रूप से जो एनडीआरएफ की टीम द्वारा या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन में बाधा होना तय है। और ऐसे में करीब 100 से ज़्यादा लोग ही समेज में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात मंडी और कुल्लू ज़िला की करें तो वहाँ पर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और शासन और प्रशासन दोनों ही मौके पर तैनात होकर तमाम जो मुआयना है वो कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जिस तरह अभी आपने बताया, मुख्यमंत्री भी कल वहाँ पर पहुँचे थे, लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी। जी कृतिका। हेमलता, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? साथ ही जो प्रशासन है, क्या उसकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी या चेतावनी आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए जारी की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पिछले कल फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया था प्रदेश के 6 ज़िलों की अगर मैं बात करूं। लेकिन उसके बाद एक और एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से देर शाम को जारी की जाती है। और इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग 10 ज़िलों में ये अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। तो आज भी हिमाचल प्रदेश के लिए जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। और इस बीच एक और अपडेट हमारे पास आ रहा है। इस वक्त लाहौल स्पीति की पिन घाटी में एक और बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है, उसका शव बरामद कर लिया गया है। सगनम गांव ये बताया जा रहा है लाहौल स्पीति की पिन घाटी का, जहां पर देर शाम बादल फटा है और प्रशासन मौके पर तैनात हो गया है। और लगातार वहां पर भी मशीनों की मदद से जो मार्ग है उसको बहाल करने का कार्य जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया गया है। लेकिन अगर मौसम साथ नहीं देता है तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो बिल्कुल प्रभावित होंगे। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया हेमलता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही इस पूरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी आप हमारे साथ लगातार साझा करते रहिएगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार।
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, जहां मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा शुरू होगी। 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली जाने वाली इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक करना है। पदयात्रा BY विजेंद्र और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी की अगुवाई में होगी। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस पदयात्रा में प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल की उपलब्धियों की सूची में अब एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। 2 अगस्त को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के अगत्ती हवाई अड्डे पर पहली बार रात के समय सफलतापूर्वक ICG डॉर्नियर विमान की लैंडिंग की। आपको बता दें कि अरब सागर में कोच्चि में लगभग 460 किलोमीटर पश्चिम में स्थित अगत्ती लक्षद्वीप की एकमात्र हवाई पट्टी है। ये सफल ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। रात में लैंडिंग करने की क्षमता विकसित हो जाने से स्थानीय आबादी को प्राकृतिक आपदाओं के समय न सिर्फ बचाया जा सकेगा, बल्कि उन्हें सही समय पर मेडिकल सहायता भी मिल सकेगी। और वहीं मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उससे सटे झारखंड में भी निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो वहां केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की जानकारी है और सभी लोग सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं। कल चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 630 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने आशा किरण में बच्चों की मृत्यु पर दिल्ली सरकार को घेरा है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में आशा किरण में बच्चों को एक तो कुपोषण का शिकार होना पड़ता है और अब उनके मरने की भी खबर आ रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। लगता है कि इन्हीं बच्चों का अरविंद केजरीवाल को हाई लग रही है, जिसकी वजह से वो जेल में है। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में मनोज तिवारी से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इसके अलावा मनोज तिवारी का, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आशा किरण का एक मुद्दा उठाया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने आशा किरण का ये मसला उठाया है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे देखते हैं मनोज तिवारी? देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे दिल्ली हर 2 घंटे में एक ऐसा समाचार देख रही है जो हृदय को हिला देता है। कभी बच्चे बेसमेंट में डूब के मर जा रहे हैं, कभी करंट लगने से मर जा रहे हैं, कहीं प्रदूषित पानी से कैंसर होकर के जिंदगी तबाह हो जा रही है। अब ये जो समाचार आया है आशा किरण, वहां पे दर्जनों बच्चों के मरने का। आशा किरण क्या है, पहले तुम्हें बता दूं सबको कि आशा किरण में वो बच्चे रखे जाते हैं जो अनाथ होते हैं,
मंद बुद्धि होते हैं और वो कहीं ना कहीं स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए एक डाइट होता है, डाइट का फॉलो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की घटना हुई, आशा किरण की घटना हुई और एक बारिश हुई तो पूरी दिल्ली लगा कि डूब गई, भीग गई। कैसे देखते हैं आपको? संसद में भी पानी लगा हुआ था और पूरे दिल्ली की सड़कों पर भारी जाम, भारी पानी, एक अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति दिखाई पड़ रही है आपको? दिल्ली में 76,000 करोड़ सालाना का बजट होता है, 76,000 करोड़, 70 विधानसभा है। अगर ठीक से बांटिए तो 1,100 करोड़ एक विधानसभा पे पड़ता है। खर्च होता है केवल 60-70 करोड़ सालाना, बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? करप्शन की सारी हदें पार कर गए। अरविंद केजरीवाल की सरकार को शासन चलाना, बच्चों के साथ, नागरिकों के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ, दिल्ली के नागरिकों के साथ न्याय करने की सोच कहाँ है? उनके पास अगर न्याय करने की सोच होती तो ये लगातार खून के आंसू दिल्ली को नहीं रोना पड़ता। मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में रोज जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं न कहीं चिंता पैदा करती हैं और जो गरीबों का दर्द है, गरीबों का हाय जो है, वो अरविंद केजरीवाल को जेल में रख रहा है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से 2024 के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वर्चुअल रोल कॉल में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई। अब उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के लिए पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार होंगी। उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गर्व है। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक तौर पर नामांकन स्वीकार करूंगी। ये अभियान लोगों को देश के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और अपनी सर्वश्रेष्ठता के लिए लड़ने के बारे में है। गौरतलब है कि 5 नवंबर को अमेरिका में आम चुनाव होने हैं। इसके लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हैं। और अब बात करेंगे खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी कई खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 1 बजे मनु भाकर महिला निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगी। इस ओलंपिक में वो पहले ही 2 पदक हासिल कर चुकी हैं और ऐसे में अब उनसे तीसरे मेडल की और उम्मीद की जा रही है। अगर वो पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन जाएंगी। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर भी आज पदक जीत सकती हैं। दोनों तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। अगर दोनों अपने अपने मुकाबले में जीत जाती हैं तो आज ही वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेलेंगी। साथ ही देर रात मुक्केबाजी में भारत के निशांत देव क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। उनका सामना मैक्सिको के मुक्केबाज से होगा। अगर वो जीत हासिल करने में सफल रहते हैं तो भारत का 1 पदक पक्का हो जाएगा। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच टाई रहा है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 47.5 ओवर में 230 रन ही बना सकी। भारत को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और उसके 2 विकेट शेष थे। 48 ओवर में श्रीलंका के कप्तान श्रीलंका ने शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह को लगातार गेंदों पर आउट करके मैच टाई करवाया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।